जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के बारे में हम बात कर रहे थे और दहशत गर्दी को रोका कैसे जा सकता है, हुकूमत क्या इस पे इक़दाम कर सकती है। सलीम साफ़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। साफ़ी साहब, ये शुमाली वज़ीरिस्तान का अगर ऑपरेशन शुरू होता है तो इसके क्या पाकिस्तान पे असरात क्या होंगे मुमकिन? देखिए, उसके तो बहुत बुरे असरात होंगे, क्योंकि कल भी मेरी बात हुई थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान से, और वो ये कह रहे थे कि हमने पूरी तैयारी कर ली है और हम कामरा के तर्ज का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे पूरे पाकिस्तान में। और वो कह रहे थे कि हमारी कैपेबिलिटीज हैं इस तरह की सैकड़ों कार्रवाइयाँ करने का। असल में शमाली वजीरिस्तान जुज है, कुल नहीं है। वो मसला है लेकिन मसले की जड़ नहीं है। मसले की जड़ हमारी गलत और तजादात और कंफ्यूजन पर मबनी पॉलिसी है। हम अफगानिस्तान में जिन लोगों की कामयाबी के मुतमन्नी हैं, पाकिस्तान में ये जो तहरीक तालिबान है ये अफगान तालिबान का एक्सटेंशन है। तो अब हम अफगानिस्तान में तो इनकी कामयाबी के लिए दुआ गो रहते हैं, उधर जो है हम पूरी जोर लगाते हैं और कि वो आ जाएं दोबारा इक़्तिदार में उनके गलबे के लिए। और पाकिस्तान में फिर जब ये लोग वही काम करते हैं जो अफगानिस्तान में कर रहे हैं तो फिर हमें तकलीफ हो जाती है। तो जब तक हमारी पॉलिसी में ये तजाद होगा, आप पूरे पाकिस्तान को वजीरिस्तान बनने से कोई नहीं बचा सकेगा। ये तो फिर बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। लेकिन मैं फिर इसी पे बात करूंगी। आप कह रहे हैं तजादात की बात कर रहे हैं और अफवाज की, जब इसमें हम बात करते हैं, पनेटा कह रहे हैं कि जी हम इस ऑपरेशन को खुशामदीद कहते हैं वजीरिस्तान का, क्योंकि ये दुश्मन के खिलाफ हो रहा है। और पाकिस्तान की आर्मी कहती है कि जी ये ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं होगा। बहरहाल ऑपरेशन तो इसका मतलब है होने जा रहा है इस वक्त। नहीं, ऑपरेशन एक तो बात ये है ना कि न तालिबान की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में एक लम्हे के लिए रुकी है और न कबायली इलाकों में फौजी कार्रवाइयाँ किसी एक लम्हे के लिए रुकी है। ये तो चूंकि हमारे यहाँ इधर जो है कभी एनआरओ का ड्रामा चल रहा होता है, कभी तौहीन अदालत के ड्रामे चल रहे होते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ फैशन होता है, कभी बलूचिस्तान का फैशन होता है। अदरवाइज आप देखें कि इस हफ्ते भी औरंगजेब एजेंसी में आपके जेट तैयारों से बमबारी हुई है। कोई एक हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता कि उधर बमबारी ना हुई हो। फिर दूसरी तरफ ये कि ट्राइबल एरियाज और हमारे खैबर पख्तूनख्वा और उससे एडजेसेंट इलाके, वो तो सब अमलन वहाँ पे तो मिलिटेंट का रेट है, वहाँ पे हुकूमती रेट तो नहीं है। आपके जो पॉलिटिकल लीडर भी वहाँ रह रहे हैं वो या तो उनके साथ कोई पैचअप करके या बत्ता दे के वो रह रहे हैं। तो न वो एक लम्हे के लिए आराम से रुके हैं और न फौज की कार्रवाइयाँ वो हमारी रुकी हैं। और मैं फिर ये वो करता हूँ कि जब तक हम तौबा नहीं करेंगे, अफगानिस्तान से बाज नहीं आएंगे तो ये होता रहेगा, ये मकाफात अमल हमारे साथ जारी रहेगा। और मैं हैरान हूँ कि क्यों हम वो होते हैं, तहरीक तालिबान एक्सटेंशन है अफगान तालिबान का। तो जब हम अफगान तालिबान अफगानिस्तान में यही कुछ कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान नहीं मानते, वो अफगानिस्तान पे अपना मखसूस जो उनका शरीयत का तस्वर है वो नाफिज करना चाहते हैं। यही कुछ पाकिस्तानी तालिबान करते हैं, तो हमें क्यों फिर ये बुरे लगते हैं? या तो ये कि हम उधर भी वो कुछ चाहें जो डबल स्टैंडर्ड्स ना रखें। बिल्कुल साफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। साफी साहब आपको शुक्रिया। और वो यही कह रहे थे कि डबल स्टैंडर्ड्स अगर हम रखेंगे तो फिर हमारे साथ यही कुछ होगा। तो सर, अगर हम आज के हालात पे आ जाते हैं, कभी अदलिया के साथ हम लड़ाई कर रहे हैं, कभी हम कह रहे हैं निगरान सेटअप बनेगा, उसमें ये होना चाहिए, लेकिन जो ये दहशत गर्दी है इस पे तो हमारी सारी पार्लियामेंट खामोश है। एंटी टेररिज्म एक्ट था, उसको नहीं आप लोगों ने बनाया, उसकी तोसी किस तरह से नहीं की? ये काम हुकूमत के हैं। पार्लियामेंट ने कई दफा करारदादे पास करके डायरेक्शन दे दी है, कलेक्टिव विजडम दे दी है। अब उस पर अगर हुकूमत अमल दरामद ना करे तो क्या कर सकते हैं? ये सारे काम तो हुकूमत ने करने होते हैं। पार्लियामेंट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होती, वो एग्जीक्यूटिव के पास होती है। कानून साजी सर, आइन साजी तो कर लेते हैं ना। कानून साजियां हुई हैं, कानून साजी का तो इशू नहीं है। ये फिर आर्मी चीफ की स्पीच है मेरे सामने। सर वो ये क्यों कह रहे हैं कि जी दहशतगर्दी इंतहा पसंदी एक बड़ा मसला है और ये हमारा बनाया हुआ मसला है और दहशतगर्दी से निपटने के लिए जरूरी कानून बनाए जाए, और अफसोस से ऐसे कानून सुस्त रवि का शिकार हो गए। ये अपनी तकरीर में आप सबको आप एक बात बताएं कि जो ऑलरेडी कानून बने हुए हैं उनका क्या असर हो रहा है? कवानीन बनने से क्या होगा? कौन जाके गवाहियां देगा? जज जो हैं वो खुद डरे बैठे हुए होते हैं। आपने हालात ऐसे कर दिए, पहले इस मुल्क का अमन अमान तो ठीक करें। और वो लिंक्ड है हमारी खारजा पॉलिसी जो अफगानिस्तान के लिए खास तौर से है, ये जिस जंग में हम मुलव्विस हो चुके हैं। मुझे बताएं कि कौन सी टेररिज्म की जंग है? 2001 में कौन सा टेररिज्म था इस मुल्क के अंदर
या कौन से यहाँ पे हमले हो रहे थे? कुछ भी नहीं था। अमेरिका ने कहा कि जी ये दहशत गर्दी की जंग है, हमने भी कहना शुरू कर दिया। बात तो यही है, उन्होंने भी तौसीक की उनकी पॉलिसीज की, तो पीपल्स जाहिर है पार्टी ने भी कि की। हाँ, उन्होंने भी वही लेगेसी परवेज मुशर्रफ की लेके चले। तो बात ये कि हमारी कहाँ से जंग आ गई थी? हमारे पे क्या अफगानिस्तान ने हमला किया था? आर्मी चीफ पाकिस्तान फिर के क्यों ऊपर कह रहे हैं कि जी हमारी जंग है? आर्मी फिर चीफ आप कह रहे कंडेम करें हैं। उनको। देखो ना, जंग तो ये बना दी गई है ना, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जिस तरीके से निपटा जा रहा है, ये मसले का हल नहीं है कि हम उन्हें मारें, वो हमें मारें। अगर यही होता रहेगा तो मसला तो हल नहीं होगा। और फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं पॉलिटिकल, फिर ये जो सेक्टेरियन किलिंग है, ये होती रहेंगी खुदा ना खास्ता। और हर ग्रुप और हर ग्रोह जो है अपना अपना यहाँ पे काम दिखाएगा, और ये इस मुल्क के अवाम तो हमारी पॉलिसीज तजादात का शिकार है। मुनाफकत अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हम ठीक नहीं होंगे। और 4 साल से नेक्टा का हम नाम सुनते हैं, नेशनल काउंटर टेररिज्म एक्ट का हवाले से अगर हम बात करते हैं, अथॉरिटी जो, और एंटी टेररिज्म एक्ट, उसमें आपने मौसर कानून साजी नहीं की। तो हुकूमत दहशत गर्दी पे भी अगर तवज्जो दे देती इस तरह के कवानीन के हवाले से। बुनियादी चीज़ें बताऊं कि इस हद तक तो मैं एग्री करता हूं कि 2001 में जब ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई और जिस तरह से गलत तरीके से अडॉप्ट की गई बगैर किसी को एतमाद में लिए हुए, उसके नुकसानात हम आज तक भुगत रहे हैं। हमारी जब हुकूमत आई तो ये मामला वैसे ही इंतहा को पहुंचा हुआ था। उससे पहले कोई हालात ज़्यादा ठीक नहीं थे इस मुल्क के, आने के बाद ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ये दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि आपको उसके सिवाय इसके कि आप उससे लड़ें कानून साजी होती। दूसरी मैं गुजारिश करूँ, देखिए कानून साजी एक ठीक एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि कानून साजी करने से या ना करने से ये कोई मामला आपका शायद बिगड़ेगा नहीं। तो फिर अपनी पॉलिसीज को ठीक कर लें। मेरी गुजारिश सुने, मैं जो बुनियादी चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसमें जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं शायद उन्हें भी नहीं पता कि वो क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। जो लोग जाकर कामरा पे या ऐसी और जगहों पे अटैक करते हैं उनको नहीं पता होगा कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं और इसका नुकसान किसको हो रहा है और उसका फ़ायदा किसको हो रहा है। अगर हम फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट ये मान भी लें कि ये सारा अमेरिका करवा रहा है, तो उन लोगों को फिर भी सोचना चाहिए कि क्या वो अमेरिकन हाथों में खेल रहे हैं और अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिन लोगों को मार रहे हैं वो कौन है, जो लोग उनके हाथों मर रहे हैं वो कौन है, या जो हुकूमत के ऑपरेशन में मारे जा रहे हैं वो कौन है। जो लोग इस्लाम का नाम लेते हैं खुदा के लिए, उनको ज़्यादा इस पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए कि वो ये सारा कुछ करके फ़ायदा किसको पहुंचा रहे हैं और इसका फ़ायदा किसको हो रहा है। फायदा तो ये देखिए, ये मैं आपको बताऊं, हमारे मुआशरे में ये चीज़ें फैल गई हैं और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि किसी कानून साजी से आप इस मसले को नहीं रोक सकते सर। फिर अगर पॉलिसीज अपनी ठीक कर लें, जैन साहब आप इस मौके की फिर हिमायत करेंगे कि अगर पॉलिसीज ठीक हो जाएं तो फिर अगर कानून साजी हम नहीं कर सकते, पॉलिसीज अगर अपनी दुरुस्त कर लें तो शायद हम दहशतगर्दी से छुटकारा पा सकते हैं। कानून साजी होनी चाहिए। जी जैन साहब आप लाइन पे हैं? जी मैम जी, मैं यही सवाल आपसे कर रही थी कि अगर हम अपनी पॉलिसीज ठीक कर लें तो फिर शायद दहशतगर्दी जैसे इतने बड़े वाकयात पाकिस्तान में ना हो। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि 2006 पहले हफ्ते नवंबर तक कोई खुदकुश हमला नहीं हुआ था और पहला खुदकुश हमला जो हुआ वो दरगई में हुआ और वो पहले हफ्ते नवंबर में पंजाब रेजिमेंटल कैंप का एक ट्रेनिंग एरिया था, उस पे हुआ। 43 रिक्रूट मारे गए। ये पहला वाकया था खुदकुश का। हालांकि उससे पहले आप जंग लड़ रहे थे, नेक मोहम्मद भी मारा गया था, मुआहदे भी आपने अमन के किए थे, शकई मुआहदा किया, सरारोगा भी किया। मैं मानता हूँ गनी साहब की जो बात है कि परवेज मुशर्रफ ने एक इंतहाई बुज़दिलाना गलत फैसला किया, लेकिन एनआरओ के नतीजे में इसको इन्होंने बरकरार क्यों रखा? क्यों इनके साथ कहा कि हम इस तुम्हारी जंग में शरीक रहेंगे और तुम्हें सब मदद फराहम करेंगे, उससे भी ज्यादा करेंगे? यहाँ पे इनके ये खुद भी इनको अपने सोचना चाहिए कि आखिर ये क्या ये भुट्टोइज्म है? क्या ये भुट्टो का जो एंटी इंपीरियलिज्म स्टांस था क्या उसके मुताबिक है? और दूसरी बात ये है कि ये कानून साजी, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि उससे कोई काम नहीं बनता, लेकिन एक कानून साजी वो करके गया था परवेज मुशर्रफ। बलोचिस्तान में 10% एरिया जो है वो हमारी हुकूमत के कंट्रोल में है और बाकी बी एरिया है 90%। उसने सारे के सारे 100% ताकि पुलिस की मुदाखलत हो सके। इन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उसको रिवर्स कर दिया, दोबारा वापस उसको बी एरियाज में तकसीम कर दिया, जिसकी वजह से अब वो पुलिस वहाँ एंटर ही नहीं हो सकती उन बी एरियाज के अंदर जहाँ पे वो सब कुछ हो रहा है। बहुत सारी और चीजें बहुत सारी। तो सर मुझे ये बताएंगे कि दिफाई पाकिस्तान तो नेटो पे तो कुछ नहीं कर सकती, आप उस सप्लाई लाइन को भी रुकवा नहीं सकते? नहीं, वो तो हमने देखे जी, पार्लियामेंट वजीरिस्तान जाएंगे आप? अभी भी हम करेंगे, हम इंशाल्लाह पूरा मन तरीके से। अगर वजीरिस्तान ऑपरेशन शुरू होता है तो दिफाई पाकिस्तान वजीरिस्तान जाएगी, शुमाली वजीरिस्तान? नहीं, हमने अभी तक फैसला नहीं किया क्योंकि ये तो अभी वजीरिस्तान की बात तो अभी आई है, लेकिन वजीरिस्तान में क्या करेंगे हम जाके?
अपनी फौज के साथ तो नहीं ना हमने झगड़ना। अगर फौज ये करती है, हम तो कहते हैं खुदारा किसी न किसी तरीके से, ये बहुत टेंटेटिव सिचुएशन है, इसमें फौज का डिसिप्लिन का बरकरार रहना बहुत जरूरी है, और हम कोई ऐसी काम नहीं करेंगे जिससे खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी फौज के इस डिसिप्लिन को कोई ज़ोफ पहुंचे, क्योंकि ये एक हमारा बहुत बड़ा असासा है कि बहुत ही मुश्किल तरीन हालात में भी पाकिस्तान फौज ने अपना डिसिप्लिन बरकरार रखा। ये बड़ी खूबसूरत बात है।